कि जो इंटेलिजेंस के लोग बैठे रहते हैं बीच में, उनको ये एहसास होना चाहिए कि ये एक एक जो है हजार हजार के बराबर है। सही बात है, गलत है? इसलिए जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की। मुट्ठी बंद करो, हाथ उठाओ दोनों, जोर से बोलिए, भारत माता की। इंकलाब इंकलाब। ऐसा ही भर्ती वाले भी जो है वो भी जोर से बोले। और अरे 4 महीने हो गए, लेकिन लड़ाका तो हो, बोलो जोर से, इंकलाब इंकलाब। नरेश भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेश भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज ये एक दिन के सत्याग्रह पर जो क्रांतिकारी साथी नरेश मीणा के पिताश्री आज कुछ मांगों को लेकर इस राजधानी, जिसको पूरे देश में पिंक सिटी भी कहते हैं, हालांकि पिंक जैसा कुछ बचा नहीं है अब, उसमें धरने पर बैठे हैं। मैं उनके चरणों में प्रणाम करते हुए 2 मासूम बच्चे, एक उनका बेटा अनिरुद्ध और दूसरा उनका भतीजा सक्षम, यही दोनों बीच में खड़े हो जाएं। दोनों ने पगड़ी बांधी है और एक बात का प्रतीक है कि परिवार का एक एक बच्चा, परिवार का एक एक सदस्य समाज के काम के लिए, समाज की सरदारी के बीच में आज यहां पर मौजूद है। तो आप लोगों का खून अब भी अगर ना खोले, अगर हम लोग अब भी खून को पानी बना लें, तो हम इंसान नहीं हैं। इसलिए ध्यान रखना, जब इस तरह की कुर्बानी को व्यक्ति देता है, तभी उनके नाम के आगे भगत सिंह जैसा शब्द और नाम जुड़ता है। इसलिए मैं बधाई दूंगा। हमारे मंत्री जी गुड़ा साहब भी आ गए, लंबाई काफी है, दूर से दिखाई देते रहते हैं, हालांकि झटका तो ये भी खूब ले रहे हैं। आइए, हमारे साथी अभिषेक मीणा जी, कांग्रेस के साथी राकेश मीणा जी, पीसीसी के सदस्य शीशराम गुर्जर जी, खुशीराम जी, मनोज मीणा जी, मुकेश मीणा जी सरपंच, राकेश बैंसला जी, क्रांतिकारी साथी प्रहलाद कटाना जी, हमारे साथ आए लोकेश पीपल खेड़ा जी, नोएडा से चल के आए जतन प्रधान जी, और साथ साथ आज इस धरना प्रदर्शन में जो पिछले 4 महीने से एसआई की जो धांधली हुई, गड़बड़ झाला हुआ, उसको लेकर जो साथी बैठे हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। लाडूराम गोदारा जी और उनके तमाम साथी। मैंने भी एक बात कही थी थोड़ी देर पहले कि लड़ाइयां चाहे पहले हो और चाहे अब हो, पहले घर से बैठ के नहीं लड़ी जा सकती थी। मोबाइल पर आप एक दूसरे को संदेश या मैसेज तो दे सकते हो, लेकिन लड़ाई तो जमीन पे उतर के ही करनी पड़ेगी। और मैं नौजवानों को इस बात के लिए नसीहत भी करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से इस लड़ाई को लड़ना चाहेंगे, तो लड़ाई तो लड़ी जाएगी, लेकिन जमीन पर नहीं लड़ी जाएगी। इसलिए जमीन की लड़ाई आपको निरंतर जारी रखनी पड़ेगी। मैं जो मेरठ की क्रांतिकारी धरती से चलकर यहां तक आया हूं,
वो सिर्फ इसलिए यहां पर आया हूं क्योंकि नरेश मीणा एक खुददार, स्वाभिमानी, क्रांतिकारी, आदिवासी और गरीब, दबे कुचले, लाचार, शोषित, वंचित, कमजोर लोगों की एक इस पूरे प्रदेश में आवाज बन गया है। और उससे आवाज बढ़ाना नहीं, उससे हमें और आपको आने वाले समय पर संभावनाएं उनमें तलाशते हैं हम लोग। अभी एक साथी बोल रहे थे कि कई नरेश मीणा पैदा होंगे। ये बात तो सच है कि समय समय पर लोग पैदा होते रहते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि हर दिन आप नरेश मीणा पैदा नहीं कर सकते। जो आज नरेश मीणा का नाम है, उसको आप एक दिन, एक घंटा, एक महीना में नहीं, एक साल में नहीं बना सकते। वो लड़ाका, वो क्रांतिकारी आज अगर जेल में है तो सरकार डरी हुई है। इस प्रदेश के सारे बड़े नेता, सत्ता वाले और कुछ विपक्ष के भी, उनका सिंहासन डोल गया है, हिल गया है। इसलिए साजिश, मैंने वहां पर भी मंच पर कही थी, साजिश बड़ी है और इस साजिश को नौजवान साथियों आपको समझना पड़ेगा। जब साजिश सत्ता में बैठे हुए लोग करते हैं तो वो साजिश बहुत ताकतवर होती है। जब सत्ता जिनके हाथ में हो, शासन प्रशासन हाथ में हो और आज के समय में मीडिया भी हाथ में हो, तो वो लोग किसी भी तरीके से चरित्र का हनन करा सकते हैं, झूठे सच्चे आरोप लगवा सकते हैं। इसलिए समझना कि साथ के लोग कोई कमजोर मत पड़ जाना। दबाव आएगा, लालच आएगा और वो साजिश का हिस्सा होगा। और मैं तो एक कदम आगे चलकर बात कहना चाहता हूं। हमारे एक साथी ने बोला था कि ये लोग नरेश मीणा की आने वाले समय पर हत्या की भी साजिश कर सकते हैं। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बता दूं। इसलिए एक एक व्यक्ति जब कोई रणनीति बनाओ, जब कोई विचार पैदा करो, तो कई बार रणनीति में 2 कदम आगे चले जाते हैं और कई बार रणनीति के तहत 2 कदम पीछे भी हटा जाता है। कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है, इस बात की जानकारी हमें और आपको होनी चाहिए। ये ध्यान रखना, ये युग नैतिकता का नहीं है। यह समय किसी के प्रति सरकार में बैठे हुए सत्ताधीश भावनाएं पैदा करके भावना उनमें पैदा नहीं कर सकते आप। इसलिए लड़ाई बहुत बड़ी है। 7 मासूम बच्चों की जान और सरकार के कान पर चूर रहेगी। इन बेशर्मों ने शर्म को ताक पर उठाकर रख दिया। पूरा देश हिल गया। पूरे देश के टीवी चैनलों पर, राजनीतिक लोगों में पक्ष के और विपक्ष के ये चर्चा थी कि कैसे लोग हैं 7 मासूम बच्चे जो हंसते खेलते परिवार के बीच से, वो गरीब आदिवासियों के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और थोड़े समय बाद खबर आती है कि मर गए। सोचो उन परिवारों को किस तरह की पीड़ा, किस तरह की वेदना उनके अंदर नहीं होगी। लेकिन इन बेशरम मठाधीशों के मन में सिर्फ वो एक आम आदमी से भी बदतर स्थिति उनकी कर दी गई। जब एक साहसी व्यक्ति लड़ाई लड़ता है, साजिश के तहत उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है।
मैं जब कल के आ रहा था यहां तक, तो किसी ने मुझसे कहा कि संख्या कम है, अभी आप रुक जाओ। मैंने अपने साथियों से कहा कि अगर उसके परिवार का एक भी सदस्य वहां पर होगा तो वहां पर जाऊंगा और अपनी बात को बोल के आऊंगा। आप पर सैकड़ों की तादाद में हो, अगर नरेश मीणा जेल में है तो आप सब लोगों की जिम्मेदारी है, गांव-गांव जाइए, उस यात्रा का तरीका बदलिए। मेरे भाई नरेश से कहा था बात कि आप भावुक व्यक्ति हो, कई बार भावना में लिए गए फैसले तात्कालिक तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका परिणाम ज्यादा अच्छा नहीं आता। मैंने उनसे कहा था कि जब पूरे प्रदेश की यात्रा पर निकले हो तो कहीं से पैदल चलो, कहीं में गाड़ी में रहो, कहीं बैलगाड़ी में बैठो और यात्रा को पूरी करो। जब आप किसी बड़ी बात को लेकर चल रहे हो तो हमारी सोच भी उसी तरह से काम करनी चाहिए। मेरा प्यार, मेरी नजदीकी नरेश मीणा ने कोई जाति की नहीं है, कोई हमारे एक दूसरे पर एहसान नहीं है। मेरा उनसे लगाव सिर्फ ये है कि जिस तरीके से हम लोग किन परिस्थितियों से निकल कर आए हैं, उन्हीं परिस्थितियों में आज नरेश मीणा है। तो मेरे जैसे, हमारे जैसे हर परिवार के लड़के का, नौजवान का, बुजुर्ग का, किसान का, मजदूर का सबका कर्तव्य बनता है कि आज इस परिवार के साथ हम लोग नरेश के जेल जाने के बाद खड़ा हूं। मैं देखता हूं राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल ने अपना नाम पैदा किया, लड़कर पैदा किया, जुनून के साथ पैदा किया, जुनून के साथ। और मैंने नरेश भाई से भी ये बात कही कि कई बार भावनाओं में, गुस्से में, रंज में, रंजिश में, उत्तेजना में हम कई शब्द ऐसे बोल देते हैं, क्योंकि आज का समय सोशल मीडिया का, जो मैं यहां पर शब्द बोलूंगा वो एक एक शब्द दूर तक जा रहा होगा। इसलिए बहुत सोच समझ कर, जांच और परख कर कोई बात अपनी जबान से बोलिए, क्योंकि जबान से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर ये लोग के नहीं आते। इसलिए आदिवासी समाज के नौजवान साथी, एक किसान लोगों, इस जमीन पर, इस जगह पर आपके पुरखों का एहसान है, और वो एहसान इसलिए है कि इस संविधान से पहले जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान दिया, इससे पहले जितनी जाति, जितना अपमान आपके बड़ों ने झेला, उसकी कल्पना हम लोग आज के समय नहीं कर सकते। लेकिन वो अपमान और आज देश में संविधान होते हुए जो अपमान हो रहा है, इसकी तुलना हम जरूर करेंगे। उस समय तुलना नहीं होती थी, राजा रजवाड़े थे, एक व्यक्ति राजा हुआ करता था, लेकिन आज वोट के दम पर नेता बनते हैं। 5 साल वोट का पड़ती है, 5 साल सरकार चलती है। आज तो हिसाब किताब आपको लेना चाहिए। जो आपकी वोट के दम पर, आपकी मेहनत के दम पर जो लोग सत्तासीन हैं, जो लोग ताकतवर हैं, उनसे जवाब तलब करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। ये ध्यान रखना, जब कोई नया लड़का किसी एक कमजोर परिवार का आगे बढ़ता है तो उसके पीछे ऐसी साजिश होती है, लेकिन लोकतंत्र में हर साजिश की काट अगर कोई है तो वो है जनता। जनता चाहे किसी को बड़ा बना दे, जनता चाहे जिसको चाहे उसको छोटा कर दे, लेकिन जमाना कुछ और भी आ गया, इससे अलग भी। हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री जैसे लोग, जिसको सपने में कभी सरपंची का भी नहीं पता था कि कभी सरपंच बन जाएगा, कुछ ऐसे लोग जो लोकतंत्र की सारी ताकत को
बेईमान लोग तरफ इन 7 आदिवासी बच्चों के लिए पैसे देने के लिए नहीं है और अपने उस खसम को, बाप को, अडानी को पैसे देने के लिए जमीन गिरवी रखने के लिए है तुम्हारे पास। अरे बेईमानो, इस देश को लूट कर खाने वाले लोगों, असम के कभी जज का फैसला आया, कोई ताकतवर जज रहा होगा, कोई सनत में रहा होगा, कोई ईमानदार रहा होगा, 3000 हेक्टेयर जमीन कोड़ियों के धाम उसी अपने सरकारी दामाद को आसाम की सरकार ने कोड़ियों के दाम दे दी। जज ने कहा कि आधा शहर उसके नाम कर दिया, लेकिन इन मासूम बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए इस सरकार के पास, इन सरकारों के पास मदद देने के लिए नहीं। तो सोच के देखो कैसा जीवन है हमारा और आपका। मैं बधाई देना चाहता हूं इनके साथ को, जो हमारे कांग्रेस के साथी यहां पर बैठे, आपने साथ दिखाया। ये बात सही है कि आप सचिन पायलट जी से जुड़े हुए हैं, हम भी उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन एक बात कहेंगे कि जब बात सही और गलत किया है तो खड़े हो जाना डटकर। मैं भी किसी दल और पार्टी का सदस्य हूं। मैंने लास्ट टाइम नरेश मीणा भाई से कहा था कि जिस दिन आप अपनी यात्रा का ब्रेक रखो, मेरी अखिलेश यादव जी से बात हो गई। इस देश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद 37 सांसदों की पार्टी है समाजवादी पार्टी। जिस दिन आप चाहोगे उस दिन आपकी मुलाकात करा देंगे और मुलाकात भी करा देंगे। जब आप चाहोगे तो मन ये था कि जब नरेश मीणा अपनी यात्रा का आखिर करें तो अखिलेश यादव जी को लेकर हम भी आपकी यात्रा में शामिल। मैं आपको कोशिश करूंगा, जेल में मुलाकात नहीं हो पाई, सबकी रोक रहे, बाधा बन रहे। उन्हें लगता है खासतौर से कोटा का सांसद है, बड़ी गद्दी पर बैठा है, सबसे बड़ा चमचा चम्मच वही बन गया है। जो आदेश कर दे उस कोटा में मैं निकल के चला। जब आपकी यात्रा की तरफ तो सीधे हाथ की तरफ देखो तो उसकी फैक्ट्री, उल्टे हाथ की तरफ देखो तो उसकी जमीन, उससे आगे चलो तो ये भी उसने खरीद ली, पूरा कोटा ही खरीदने लगे। बेईमान लोग इनकी तलाशी नहीं ले रहे। उस मंत्री की बेचारे की जो उम्र दराज है उस यात्रा का हिस्सा बने, क्या नाम था भारत, उस यात्रा का हिस्सा बन गए। ईमानदारी की मिसाल इन बेईमानों को, उन्हीं के ही छापा डालना था। अरे कमीनों, बेईमानों, वही सबसे ईमानदार आदमी मिला था तुम्हें। आने वाले समय पर उन क्षेत्रों में घुस नहीं पाओगे, और अगर आप घुस जाने दो तो मैं कहता हूं आप इंसान नहीं। इनका दिमाग ठीक कर देना, आने वाले समय पे किसी भी चीज में आए। और विरोध, ये बात तो फिर कह रहा हूं कि विरोध होते रहने चाहिए। अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है, अगर समय को आपको ये कहलवाना है इतिहास में कि हमने कुछ करा था, किया था, जब भी आपत्ति आई थी, जब भी दिक्कत आई थी, जब परेशानी लोगों पर आई थी, तो आप ध्यान रखना कुछ ना कुछ करते रहना। कई लोग अगली पंक्ति में चलते हैं, कई लोग सहारा बन के पीछे चलते हैं, कई लोग घर से सपोर्ट करते हैं, कई लोग पैसे की मदद पहुंचाते हैं। नरेश भाई का फोन आया, आपका नेता इतना ईमानदार है, कहा कि भगत सिंह जी की टी शर्ट अतुल भाई को छपवा दो। जैसे ही मैंने टी शर्ट छपवाने के लिए कहा, पता चला नरेश भाई जेल में। उन्होंने कहा कुछ टी शर्टें कुछ 1000 छपवा दो, भगत सिंह जी जिन पे छपे हो तस्वीर, मैंने कहा जल्दी पहुंचवा दूंगा। मेरा मन तो इसमें किसी यात्रा में शामिल होने का, लेकिन पता चला इन बेईमानों ने जेल भेज दिया। अब आप बताओ, ऐसे ईमानदार के लिए लड़ाई लड़ोगे? अरे जोर से बताओ, लड़ोगे? जोर से लड़ोगे? हल्का तो नहीं करे उसको। ये ध्यान रखना, जब भी वो व्यक्ति हल्का होगा, इसलिए हल्का नहीं होगा कि किसी पद पर ओहदे पर बैठा है या नहीं बैठा, वो तब हल्का होगा जब आप उसका साथ छोड़ दो। चाहता तो
समझौता कर लेता, पहले ही माल ले लेता, पद ले लेता, लेकिन उसने वो स्वीकार नहीं किया और स्वीकार नहीं किया, इसीलिए 8 महीने पहले जेल में आया, अब फिर जेल में है और सरकार इतना डर गई कि कह रही है जमानत रद्द करवा देंगे। लेकिन हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, लेकिन हम कहना चाहते हैं, मीडिया यहाँ पर खड़ी है, कि न्यायपालिका को ऐसे चीजों में जल्दी से निर्णय करके मदद कर देनी चाहिए। अगर मदद डिले होती है, समय अगर बढ़ता जाता है, सालों साल तक जेल में रखा जाता है, तो ये न्याय मिलने के प्रति बेईमानी, और इस बेईमानी को सिर्फ और सिर्फ को उजागर कर सकता है तो मीडिया उजागर कर सकती है। मैं देख रहा हूं मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ पर आए ना आए, लेकिन सोशल मीडिया का समय, कई सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म, अलग अलग तरह के चैनल आप लोगों ने बना रखे, उस सच्चाई को पहुंचाइए। आज के समय कोई अगर वीडियो वायरल हो जाती है तो 10-15 दिन बाद भी मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनलों को चलानी पड़ती है मजबूरी में, जब जनता तक पहुंच जाती है। बात सही है गलत है बताओ। इसलिए आप मीडिया का, सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो कीजिए, लेकिन पहले भी सोचिए, जिन गांधी जी का फोटो देख रहे हो आप यहाँ पर, और सत्याग्रह अपने नाम रखा है, उस समय न मोबाइल थी, न गाड़ी थी, घर कच्चे थे और कोई कन्वेंस का साधन नहीं था, अपनी बात पहुंचाने की बातें नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हुआ करते थे। कारण जानते हैं, कारण ये था कि आम लोग चर्चा बनाते थे उस पर, किसी खानी पर बैठो, किसी चाय की दुकान पर जाओ, किसी डेयरी में बैठो, कहीं जाकर को लोग इकट्ठे हो तो इस बात की चर्चा करिए, लोगों से बताइए नरेश मीणा और उनके साथियों पर हो रही जातियों के खिलाफ कि लोगों को एकजुट होना चाहिए। ये ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ सरकार से अगर कोई उनकी साजिश से बचा सकता है तो सिर्फ आप लोग बचा सकते हैं, और कोई दुनिया की ताकत बचाएगी। इसलिए प्रतिदिन का कैलेंडर बनाकर रखिए। जो हमारे साथी हैं, जो खड़े हैं, प्रतिदिन का कैलेंडर बनाइए कि आज ये उस कस्बे में होना है, ये उस तहसील में होना है, ये उस जिले में होना है, और चारों तरफ निकल पड़िए और निकल के पूरा रोड मैप बनाकर निकल के जाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कुछ ही दिन में ये सैकड़ों की भीड़ हजारों में तब्दील होगी और कुछ समय बाद यही भीड़ लाखों में तब्दील हो जाएगी। सब परेशान, ये भजन ही गाता घूमेगा भजन, तुम देख लेना इसकी हालत। जो हनुमान बेनीवाल कहते हैं, जिस दिन इस पद से हटेगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का भी, और तो छोड़िए दूसरों में बात हो करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता और इसकी तरफ को देखने भी नहीं जाएगा। अरे वो देखो, आज 10 साल सीएम रही, जिसको कहते थे कि जो कहते वही हो जाए, बताओ क्या हालत होगी बेचारी की, बताओ हालत खराब होगी नहीं होगी? तो इस बेचारे कौन पूछेगा इसे? कोई नहीं पूछेगा। इसलिए 2 साल तो निकल गए। मैं आने वाले समय के लिए आपसे कहकर जाता हूँ, इकट्ठा रहिए, एकजुट रहिए, और जो लोग अपने मान, सम्मान और स्वाभिमान को जिंदा रखते हैं, इतिहास में उन्हीं के नाम दर्ज होते हैं। जो लोग गिरवी रख देते हैं, उनका कभी इतिहास में नाम नहीं होता। मैं भी देर से चल के आया हूँ, 5 घंटे की यात्रा की, 5 घंटे वापस जाऊंगा। हमारा भी अपना क्षेत्र है। मेरे मन में एक बात हमेशा रहती है कि जब किसी पर मुसीबत और दिक्कत आए, जब कोई परेशानी में व्यक्ति खड़ा हो, अगर तब आप उसके साथ नहीं हो, तो मैं इंसान और इंसानियत के प्रति आपको नहीं मानता सही। इसलिए जब मुसीबत आप आइए और आपके बीच के व्यक्ति को आइए, कोई आपस का मनमुटाव हो, किसी तरह की नेतृत्व की बात, किसी तरह की अन्य बात, उसको पीछे छोड़कर पहले आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि कैसे इस आंदोलन को सफल बनाया जाए। मैं अपनी तरफ से आपको वादा देकर जाता हूँ कि जब आप बुलाओगे, जिस प्रोग्राम में बुलाओगे, मैं घाट पर चलकर आपके बीच में आऊंगा, और जहां तक कहोगे हम पैदल चलना होगा पैदल चलेंगे, गाड़ी से चलना होगा गाड़ी से चलेंगे, किसी अन्य मदद की जरूरत पड़ेगी तो वो करेंगे। हम पहले भी बोल के गए। और अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से कहना चाहते हैं कि आप बंदोबस्त करना। मैं बात करके आया हूँ अखिलेश यादव जी से,
जब आपको कोई बड़ी मीटिंग, बड़ा प्रोग्राम करना हो और अगर अखिलेश यादव जी को बुलाना पड़ेगा तो मैं अखिलेश यादव जी को भी आपके बीच में लेकर आ जाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई और दल का आदमी आए, किसी और दल का आना चाहे वो भी आ जाए। कोई हमारे अभी बैठे थे पीछे साथी, अलग अलग संगठनों के लोग यहाँ पर बैठे। जब आपकी लड़ाई सबके लिए है तो कोई आ जाए आंदोलन। बताओ, आज सत्याग्रह पर आने के लिए रोका था क्या किसी को? बताओ, कल रोका थोड़ना था किसी को? चाहे किसी भी दल का आदमी आ जाता, भारतीय जनता पार्टी वाले आकर आपके फेवर में बोल जाता है, उसी को रोक लेते हैं। क्यों नहीं? वो भी आ जाता तो मैंने थोड़ना है। मैं भी 500-400 किलोमीटर चल के 6 घंटे की 5 घंटे की यात्रा करके यहाँ आ गया। तो ये लोकल के लोग या आपकी पोस्टों पर बड़े बड़े बैठे हैं, इनका भी तो इंतजाम ठीक करो। एक दिन मुंह फेर लोगे ना, एक के खिलाफ लिखोगे 50 लड़के, पागल हो जाता आदमी। नेता आदमी अगर खिलाफ कुछ चीज हो जाए जनता की तरफ से, उधर समझ में नहीं आता जाऊं किधर को। ऐसा लगता है कि वहां भी विरोधी खड़े होंगे और वहां भी विरोधी खड़े होंगे। और कई जगह तो आजकल भाई भी तोड़ दे रहे हैं, हमारे पश्चिम बोलते पिटाई भी करते हैं। हाँ, लोग जनता क्या, जनता भाई कुछ भी कर देती है। हालांकि पिटाई विटाई करने के लिए तो मैं नहीं कहूँगा। अच्छा, हो भी जाए तो चलो कोई बात नहीं, एक दो का तो इंतजाम करना पड़ेगा। हरामी लोगों को क्या करोगे? बेईमानी लोगों को कुछ तो करना। तो आप सब लोगों से हमारा कहना ये है, हालांकि दूर तक जाती है बात आदमी बोल देता है, तो अब हम लोग जिम्मेदार वाले पद पे इसलिए कई बार बोलूंगा। जब साथ रहता रहते तो कई बार इसको बोल देते। तो मैं आप सब लोगों को बधाई दूंगा जो आज आंदोलन में शरीक हुए। आपकी हिम्मत को मैं दाद देता हूँ कि सारी परेशानी, दिक्कत, उलझनों में मुकदमे लगने के बिना करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं। जितना एक व्यक्ति यहाँ पर आया है, ये एक हजार के बराबर का मैं मानता हूँ और सबसे ताकतवर मानता हूँ जो पदों पर, ओहदों पर आपके कारण बैठे हैं। और जब भी गलती में यहाँ तक नहीं आए तो मैं आपको ज्यादा उनसे ताकतवर मानता हूँ। मैं आपको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप ऐतिहासिक प्रोग्राम के हिस्सा बने हैं। और जिंदगी आपके दिमाग में बात रहेगी कि जब मुसीबत में थे हमारे व्यक्ति, हमारे लोग, खासतौर से नरेश मीणा, तो हम उस समय पर उस व्यक्ति के साथ खड़े थे। आप देख लेना, जब जब आप ऐसी लड़ाई लड़ोगे जिसमें जनता के भले का हो और अगर आपकी लड़ाई लोगों को लाभ दे रही हो तो आपको आत्मसम्मान तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन उसके अलावा भी आपके मन में खुशी की अनुभूति होगी कि आज हम ऐसी लड़ाई जीत सकते हैं। तो आज आप जिस लड़ाई जीतते हैं, मैं आपको बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और आप सब लोगों से पूछना और कहना चाहता हूँ, बताओ सब लोग इकट्ठे रहोगे? दोनों हाथ उठाइए, सब लोग इकट्ठा हैं? जो आज प्रस्ताव पास होगा उसमें सब अपनी मोहर लगाएंगे, नरेश भाई का साथ देंगे, इकट्ठे खड़े रहेंगे। मैं आपसे एक चीज को कहते हुए, दोनों मासूम बच्चे बैठे हैं, आ जाओ। अब आप बताओ, इनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। स्कूल से आया अभी, मेरे पास भी वो वीडियो आई थी कि 2 बजे के बाद को उठेगा। अरे सुनवाई बहुत होती जा रही है, मेरे से छोटी रह रही। तो पढ़ाई करना वैसे अपनी, लेकिन जब क्रांतिकारी घर में पैदा हो रही है तो भाई ये तो लड़ाई को तो लड़ना पड़ता। सही बात है, गलत है? तो बताओ एक बार हाथ उठा के, छोटा बच्चा सब लोग मदद करेंगे परिवार की, पीछे तो नहीं छोड़ेंगे। धन और बल, बिल्कुल सब चीज की मदद होनी चाहिए। अरे मीणा इतने अधिकारी हैं, कहोगे जात की बात बोल रहा तो हमारे यहाँ तो अभी जिक्र कर रहे थे, मेरे क्षेत्र में भी गाँव है, हमारे क्षेत्र में मीणाओं के गाँव, नहरमती मीणा गाँव का नाम, टांडा, और तुम्हारे 4 गाँव में रह रहे हमारे बेगमाबाद में मीणा, 4 गाँव में मेरे क्षेत्र में भी गिनती गए थे। 250 साल पहले, 250 साल पहले गए थे, अपनी रिश्तेदारी नातेदारी मैंने, लेकिन मैंने देखा बहुत मेहनती गाँव, बहुत संघर्षशील। बताओ अधिकारी को देश में बच तो नहीं रहा जिस कोने में अधिकारी ना हो। हमारे मेरठ का कलेक्टर मीणा था, हमारे प्राधिकरण का अध्यक्ष मीणा, गाजीपुर का कलेक्टर मीणा, गोरखपुर का मीणा कलेक्टर। हमारे अगर जिले, हमारे प्रदेश में अगर देखोगे तो कम से कम IPS और IS 30 से 40 अकेले हमारे प्रदेश में होंगे। और जो रेलवे है, जिधर भी रेलवे की तरफ निकल जाओ, पता चला ये भी मीणा, आगे भी मीणा, पीछे भी मीणा। बताओ है या नहीं है?
बहुत आपने संविधान के मार्ग पर जो ताकत मिली, तरक्की की, तो जब मुसीबत दिक्कत में कोई आए तो सबको मिलकर इकट्ठा हो जाना चाहिए और उसकी मदद होनी चाहिए। आज के समय नरेश मीणा उभरता हुआ व्यक्ति है। कई बार आपकी जाति में दूसरे जो पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो भी कई बार हल्का कर सकते हैं उसे, तो उनसे भी सचेत रहना। उनसे एक बात कहना, तुम्हें चुन के बैठा दिया, तुम अगर मदद नहीं भी कर पा रहे तो चुप बैठो, हमें लड़ने दो भाई। सही बात है नहीं? तुम्हें अगर ये लग रहा तुम नहीं लड़ सकते, तुम कहीं बंधे हुए हो या तुम्हारी मजबूरी है, तो हमें लड़ने दो भाई। क्यों? जो बुढ़ा साहब ने एक बात कही थी कि नरेश मीणा आने वाले समय पर टिकट बांटेगा, वो पता क्यों नहीं किया आपने बात? वो इसलिए कही थी कि जितने प्रतिशत आबादी अगर नेता नरेश मीणा को मान ली है तो नरेश मीणा जिसकी मदद कर रहे वो आगे बढ़ जाएगा। हाँ, सही गलत है? वो किसके बलबूते? वो आपके बलबूते, आपकी वजह से। और ये इकट्ठा होना है साथियों। मैं हर जगह जाकर ये बात बोलता हूँ, जो लोकतंत्र में जातियों को इकट्ठा कर लेगा वो व्यक्ति ताकतवर होगा। इसलिए ध्यान करना, जो बात अभी पिछले दिनों चली झालावाड़ में, कोटा में, उस बात की कोई प्रवृत्ति न करें। जो बात पीछे भी थी पीछे भी थे, लेकिन हम लोगों को कोशिश करनी है कि जातियों को जोड़ के चलना, खासतौर से उन लोगों को जिनके काम एक जैसे, जिनकी परेशानी दुविधा दिक्कत एक जैसी, उन सबको इकट्ठे होना है और इकट्ठा होकर साथ मिलकर ताकत बनाना है। और जो लोग मठात बीच बने बैठे सोचते हैं कि वो हमेशा रहेंगे, उनका दिमाग ठीक कर दोगे आप। अगर 2, 3, 4, 6 लोग ये बेचारे बैठे हमारे साथी, हमें कोई लड़ाई नहीं करनी किसी का, लेकिन अब कोई हकमारी किसी की करेगा उसके खिलाफ तो लड़ाई होगी ना भाई। 100 रोटी 100 आदमी, तो एक एक रोटी पड़ती सब पे, एक खारा 5 रोटी और एक को बेचारे को एक भी नहीं मिल रही। ये तो गलत बात है ना। तो हकमारी के खिलाफ भी तो लड़ाई चल रही है ये। तो इस लड़ाई को खड़ा करिए और मुझे उम्मीद है कि आप जब इससे अगला प्रोग्राम रखेंगे, पहले छोटी छोटी मीटिंग करिए। नरेश भाई जेल में है ना, जेल में है ना, आप तो सब बाहर हो, तो आपको किसने रोका? मुद्दा तो पहले वाला ही। अब मैं फिर कह रहा हूं, जब बड़ा पद और ओहदा पालेंगे नरेश भाई, तब मिलावटखोरों के खिलाफ, ये जो और चीजें के खिलाफ तब लड़ लेंगे। अब ये जो बैठे हैं हरामी लोग, पहले इनके खिलाफ लड़े। सही बात है गलत है? अरे सरकार में आ जाओ, ताकत पालो, 1 मिनट में मिलावटखोरों को पकड़ो, जेल भेज दो, दिमाग ठीक कर दो बेईमानों को, भ्रष्टाचारियों का। लेकिन पहले इनको हटाओ बेईमानों को। जब इन्हें बेईमानों को हटाओगे तभी तो कुछ होगा। हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, गाय, भैंस, गोबर, किसी में लगा करो। मैं तो सदन में देख रहा था, बात कर रहा हूँ खत्म, लेकिन बता रहा हूँ, बैठे हमारे बहुत साथी यहाँ पर। विजन 2047 पर चर्चा हो रही थी, 24 घंटे सदन चल रहा था हमारी विधानसभा। मेरा बोलने का नंबर आया, 24 के 24 घंटे बैठे थे हम, मुख्य लोगों में थे वहां पर। मैंने कहा पहले ऐसे लोगों को बुलवा लो जो रात को रुक नहीं पाएंगे, तो पहले बुलवा दिया। कुछ को रात में बुलवाया, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। सवेरा होता गया, मुख्यमंत्री जी आए, 11 बजे आना था, 10 बजे आ गए। कह रहे विजन 2047 पर चर्चा। मैंने की कोई एक विजन तो बता दो जो तुमने पूरा कर दिया हो। पहले एक सपना दिखाना है, उसे पूरा करते ही फिर उसको बड़ा दिखा देते, फिर उसको पूरा नहीं करते फिर उसका बड़ा दिखा देते। 11 साल के 12 साल के प्रधानमंत्री जी के लाल किले की प्राचीर से जो भाषण उन्होंने दिए हैं, ये लास्ट भाषण 103 मिनट का था मालिक का। भाषण बड़ा करता जा रहा और काम छोटे। तो सारे भाषण सुन लेना, लाल किले की प्राचीर से जो प्रधानमंत्री भाषण देते हैं वो 1 साल का रोड मैप होता है कि इन विषयों पर बोलेंगे, उन्हीं पर काम 1 साल तक करेंगे। लेकिन 12 के 12 भाषण सुन लेना, अगर किसी एक पर भी उन्होंने काम किया हो, एक पर भी काम नहीं किया, और ट्रंप रोज धमका देना, रोज ट्रंप धमकी दे देना, रोज धमकी देता, तो वह 47 का विजन था। मेरा बोलने का नंबर आया और तो बात बोली मैंने, लेकिन मैंने एक बात कही कि मैंने कहा कि आपका विजन है वोट की चोरी, वोट की लूट, चुनाव आयोग और प्रशासन के दम पे।
एक तो विजन तुम्हारा ही है, और दूसरा विजन है तुम्हारा हिंदू और मुसलमान का झगड़ा लगाना। यहाँ तो ज्यादा मुसलमान ना भाई, बताओ हाँ ना, बोलो ना मेरा बात। यहाँ तो ज्यादा है, हिंदू ही बैठे हैं। क्या अगर तुम्हारे बीच में मदद करने के लिए 10 मुस्लिम आना तो कुछ गलत है भाई? इस आंदोलन का हिस्सा बनना। तो इतनी नफरत इन लोगों ने कर दी आपस में कि छोटी छोटी बात पे ऐसी ऐसी चीज बनाते हैं जिसका कोई लेना देना। तो आप उससे भी सचेत रहना। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान पर आपका विश्वास है तो इन बातों से ऊपर उठो। गलत का मतलब गलत और सही का मतलब सही। यही फार्मूला गलत और सही में अंतर करने, और अपने हिसाब से कोई सही को गलत बना ले और गलत को सही बना ले, उसको सही और गलत मानना नहीं चाहिए। मैं आपका धन्यवाद करते हुए, क्योंकि बुढ़ा साहब बोलेंगे और आपको पीछे दिन की यही नाम आप क्या ईडी करेंगी? जैसा आ रही हो कि क्या काम के जितना बोलोगे उतना कुछ ना कुछ तो होगा ही। मैं भी ऐसे ही नरेश बने करो, हमारे भी चाहते नहीं। मैं कहूँगा हमारे यहाँ भी इनकम टैक्स से छापा बजे पता चले कितना माल ले जाओ। सही बात। तो आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से नारा लगाएंगे, 2-3 नारे में बोलूंगा, आप बोलेंगे सर, सब बोलेंगे जोर से। बोलिए इंकलाब जिंदाबाद। मुट्ठी बंद कर याद उठाइए, दोनों हाथों से उठाइए। इंकलाब जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। मजदूरों की एकता जिंदाबाद, मजदूरों की एकता जिंदाबाद, किसानों की एकता जिंदाबाद, परिवारों की एकता जिंदाबाद, हम सब की एकता जिंदाबाद। और इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नरेश भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेश भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेश भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लंबा थोड़ा इसलिए बोल दिया और ज्यादा कि 5 बजे प्रेस है, तो प्रेस को जो हमारे नरेश जी के पिताजी संबोधित करेंगे, और हमारे जो SI भर्ती के हमारे सारे नौजवान हैं, मैं चाहूंगा एक बार दोनों हाथ उठा लीजिए, इनका समर्थन भी करिए जितने लोग यहाँ पे हैं, और ताली बजा के इनका शुक्रिया अदा करिए। इसके 8 महीने से लगातार बैठे हैं। इन बेईमानों ने वादे इनसे भी पूरे कर रखे हैं, नहीं कर रखे। अरे इतनी बड़ी रैली के लिए हनुमान बेनीवाल जी ने आपके लिए नहीं करी, बड़ी रैली। उस दिन तो डर गए थे कमिश्नर, और फिर चेंज करके फिर तो बहुत बेईमान झूठे हैं। उनका ज्यादा विश्वास उत्पन्न, जितना बड़ा भाजपा है उतना बड़ा झूठा। हाँ ये समझ रहे, ये बहुत परिभाषा भी और कोई परिभाषा नहीं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना। मैं तो जैसे देखता हूँ, जैसे राजस्थान में नाम लिख देता हूँ, वैसे सोशल मीडिया पर तुरंत सब्जी बढ़ जाती है। हाँ एकदम, भाई वहां तो है ही, चलो जानना है। लेकिन आप लोगों ने जो प्यार दिया कितने दिन में, मैं आप सब लोगों का हाथ जोड़ के बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और आप इस तैयारी को, इस शिविर को बनाए रखना, और उसी के बहकावे परेशानी दिक्कत मत आना। और मैं भी जेल में मुलाकात हो सकती होगी तो आप बताइएगा, तो मैं भी नरेश भाई से हम लोग मिलने चलेंगे। और बस एक ही चीज कहूंगा आप सब लोगों से कि कुछ काम ऐसे भी हैं जो मैंने किए थे, 2 कदम आगे कोई पीछे। जब ताकत जो है बढ़ जाएगी फिर आगे चलते रहना, तो कभी कभी पीछे कभी कभी आगे। समझ लो बात नहीं, क्योंकि लाइव चल रहे हैं तो वो बात नहीं बोलना चाहता, वो कुछ लोगों से बात कर लें। लड़ाई ऐसी लड़ी जाती है। कभी कभी मेरे पे 58 हो रहे मुकदमे, 58 है मुकदमे। मैं भी 11 बार जेल जा चुका, लेकिन जिस चीज से दौर से गुजरता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि जो मुझे लग रहा है कि इसमें मुकदमे से बचा जा सकता है, तो अपने आप को भी बचाना है। भाई अपने आप को तो राजनीति में चलो ठीक है, हम तो आगे, लेकिन कुछ लोगों को और कुछ बचाना है। उसके लिए बहुत हम लोगों को सोच समझ के चलना है। जब आपकी संख्या ज्यादा हो जाएगी तो आप ये ध्यान रखना, 1 लाख छोड़ो 10 लाख इकट्ठे हो जाओ, अगर अनुशासित नहीं है तो उस 10 लाख के भी कोई मायने नहीं। इसलिए अनुशासन में रहना। जब कोई आदेश आ जाए सामने से तो आप सब लोग ऐसे रहना चाहिए कि एक कतार में हो, एक सोच के साथ रहे, तो तभी सफलता मिलेगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया। जोर से बोलिए भारत माता की, जोर से बोलो भारत माता की जिंदाबाद। एक बार फिर परिवार के लिए दोनों हाथ उठाइए, सब लोग दोनों हाथ उठाइए, जोर से ताली बजाकर धन्यवाद। बहुत थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, नमस्कार।